जय हिंद बच्चों, ज्योति कॉन्सेप्ट पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। तो ये भी पेपर होने वाला आपका 100 नंबर। इन 100 नंबर में आपको 70 मार्क्स, जो 70 नंबर है वो मिलने वाले आपके लिखित एग्जाम में, ठीक है। और जो 30 नंबर बचेगा वो आपको विद्यालय वाले देंगे, उसे संपर्क बना के रखिए 30 नंबर के लिए, जो प्रैक्टिकल में मिलने वाला है, ठीक है। अब आते ये जो 70 मार्क्स है जिनसे आपको लेके आने हैं, उनमें आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और एक छोटा सा पार्ट है पर्यावरण, ठीक है। तो आपको रसायन विज्ञान में पढ़ने पड़ेंगे 4 चैप्टर्स, भौतिक विज्ञान में भी 4 चैप्टर्स, जीव विज्ञान में भी 4 और पर्यावरण में केवल एक लेसन, वो है पारिस्थितिकी। इसमें नंबर लाना बड़ा आसान है, 5 नंबर का एक लेसन है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगी सबसे पहले रसायन विज्ञान को, फिर देखा जाएगा या तो जीव विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान, दोनों में से कोई एक कर लिया जाएगा। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको समझने से पहले थोड़ा सा आप इसका इंट्रोडक्शन समझिए। देखो, हम जहाँ पे है ना, इस पर्यावरण में हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं। जैसे फलों का पकना हो गया, भोजन का पाचन हो गया, ऐसे नॉर्मल से बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना हो गया, बर्फ का पिघलना हो गया, किसी चीज का जलना हो गया। तो बहुत सारी घटनाएं से घटित होती रहती है, ठीक। तो इन घटनाओं में ना हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा। ये घटनाएं या कह लो परिवर्तन, ये दो तरीके के होने वाले, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। अच्छा, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, इसमें ना कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आप ये बोल सकते हो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस परिवर्तन में होगा क्या, किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनने वाला। जैसे आप इसमें बोल सकते हैं बल्ब का जलना या फिर बर्फ का पिघलना। ये सब ना कुछ ऐसे परिवर्तन, जैसे बर्फ पिघल ही गई या फिर बर्फ का पिघलना, आप कह लो जल का भाप बनना। इसमें ना कोई नया चीज नहीं बनता, बस उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। जबकि जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, एक ये हो गया दूध से दही। जैसे भोजन का पाचन, इन सब में आप देखेंगे ना, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, आप इसे उल्टा कर भी नहीं सकते। एक बार दूध से दही बना, दही से आप दूध नहीं बना सकते। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होते। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन क्या है, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बस उसकी अवस्था, आकार, रूप, रंग, बस इन्हीं सब में चेंज हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं लिख दूं भौतिक परिवर्तन का, पानी, बर्फ का पिघलना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन, इसमें फलों का पकना भी हो सकता है, इसमें जल का भाप बनना भी हो सकता है। तो बहुत सारे रिएक्शन है, ठीक है। तो एग्जाम में जहां से चीजें आती हैं वो अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आता है ये जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा। तो हम समझते हैं आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें जो पदार्थ रहेगा ना वो पूर्णतः बदल करके कोई नया पदार्थ बना देगा, वो पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा। तो इसके डिफिनेशन में आप क्या करेंगे, डिफिनेशन को भैया सीधा सीधा रट लो, बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इसको सीधा रट लीजिए, ठीक। तो आपको करना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के संघटन, पदार्थों के संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप इसमें याद कर लो, जेडन इसकी क्रिया करवाते हैं H2SO4 से, तो क्या बन जाएगा,
ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। आगे ये रिएक्शन समझाया जाएगा कि ये किस प्रकार से होता है, क्यों इसने इसको हटा दिए, क्या ये इसे हटा सकता है, आगे डिटेल बताया जाएगा। बस अभी के लिए आप ये रिएक्शन याद कर लो, जेडीएन यहाँ आएगा और हाइड्रोजन यहाँ से पास होगा। ये हो जाएगा जेडीएन। ऐसे आप बोल सकते हैं कार्बन की क्रिया अगर ऑक्सीजन से हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है फिर से सुनिए। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। देखो संगठन मतलब वो किस किस से बना है वही चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो कार्बन था ऑक्सीजन था, इसमें मिलकर कार्बन ऑक्सीजन दोनों आ गए, यहाँ ये अकेले था यहाँ ये अकेले। तो संगठन मतलब उसमें जो चीजें मिली है ना वही चेंज हो जाएंगी। गुण मतलब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, उन्हें गर्म करने पे ठंडा करने पे क्या होता था वो सब, किससे रिएक्ट करके क्या बनते थे वो सब चीजें बदल जाएंगी। और उसकी संरचना वो कैसा था वो सब चेंज हो जाएगा ना। तो आप ये कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रहेगा वो पूर्ण रूप से चेंज हो सकता है। अगर आपको ये डिफिनेशन लेंदी लगती हो, टफ लगता हो, तो आप एक आसान सी डिफिनेशन में बता रही हूँ, उसको नोट कर लीजिए, वही याद कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पूर्ण रूप से परिवर्तित नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है, जैसे अभी मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से परिवर्तित नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना दे। ठीक है, जब मैं बोल रही हूँ कार्बन ऑक्सीजन और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक शब्द में है। समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों में लिखने से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन दिवस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी तक मैं कह रही थी कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को ना ऐसे ना लिख करके कार्बन की जगह पे कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन का प्रतीक O2, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे इसका प्रतीक CO2 लिख दिया जाए, इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। डेफिनेशन बहुत आसान है, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों के स्थान पर उनके प्रतीकों को लिखने से प्राप्त समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत? इसी के जैसा आप याद कर सकते हैं, अगर यह सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से करवा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो रिएक्शन और भी है, बहुत टफ टफ रिएक्शन है, पर अभी इजी वाले रिएक्शन समझिए ताकि डेफिनेशन के साथ साथ ये बड़े आसानी से याद हो सके। ठीक है, आगे पढ़ाए जाएंगे और भी चीजें। ठीक है, अच्छा रासायनिक अभिक्रिया में जो इधर वाली चीजें होती है ना, इस तीर के इधर वाली चीजें, इसे हम बोलते हैं अभिकारक। इसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और एरो के इधर वाले चीजों को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। आप याद रखेंगे इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इधर बने पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्पाद, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के बाद एक नया टॉपिक आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, हम समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल। चलिए समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो इसमें कार्बन एक था, इधर भी कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, इधर भी ऑक्सीजन दो, सल्फर एक, ऑक्सीजन दो, ये तो पहले से डाले। ठीक है, कोई रिएक्शन लेते हैं, लेट सपोज मैंने ले लिया हाइड्रोजन और साथ में लिया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके जल बनाते हैं H2O। देखो भाई आप एक चीज याद रखेंगे, जैसे अगर कहीं पर मैंने लिखा, ये छोटा सा है इसको याद रखेंगे, अगर कहीं मैंने लिखा O2, ये जो 2 है ना इसी O का है, मतलब यहाँ पे O की संख्या कितनी है, 2। अगर मैंने लिखा 2O, अब भी ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितनी है, 2। दूसरी चीज, अगर मैंने कहीं लिखा H2O और इसमें पूछा जाए ये बताइए हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, तो जिस एलिमेंट के नीचे चीजें लिखी जाती है ना वो उसी का होता है। तो आप बोलेंगे यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के बगल में कुछ नहीं तो ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 1 है। अगर मैं ये कर दूं यहाँ पर 2 कर दूं, तब जानते हैं ये जो 2 होगा ना वो इस हाइड्रोजन का भी होगा, इस ऑक्सीजन का भी होगा। अब आपसे पूछा जाए ये बताओ भैया इसमें हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 गुना 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन कितने बचे 2। अगर मैं इस 2 की जगह पे यहाँ कर दूं 3, अब बताइए इसमें हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन कितने, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन यहाँ 2, 3 दूना 6, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, 1 कितना 3। आ रही बात समझ में?
तो जो बगल में चीजें लिखी जाएंगी वो उसी का होगा जिसके नीचे वो लिखा जाएगा, लेकिन जो एकदम स्टार्टिंग में लिखा जाएगा वो सबका होता है। अभी देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो अभिक्रिया के इधर जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अणुओं की संख्या इधर भी उतनी ही होती है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, दैट्स वाई मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा। अभी इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये सिखाया जाएगा, पर अभी के लिए आप याद रखो। यहाँ ऑक्सीजन कितना था, 2। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ अगर मैं 2 करती हूँ, अभी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4। अभी हाइड्रोजन कितना बचा, यहाँ 2, तो यहाँ मैं कर दूंगी 2। ठीक। अब इसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो डेफिनेशन क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण की? एक ऐसा समीकरण जिसमें अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद में पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, या फिर यूं कह लो अभिक्रिया के दोनों तरफ अभिक्रिया के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर। इसमें 2 तत्व आए हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इधर हाइड्रोजन के जितने परमाणु उधर भी हाइड्रोजन के उतने परमाणु, इधर ऑक्सीजन के जितने परमाणु उधर भी ऑक्सीजन के उतने ही परमाणु। तो संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या भाई? इसमें आप क्या, इसकी डेफिनेशन में आप क्या बोल सकते हैं? ऐसा ऐसा रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। उसे कौन सा रासायनिक समीकरण बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, आप इन चीजों को नोट कर लीजिए और बढ़िया तरीके से इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अच्छा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसके बाद में एक टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, फिर आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पे इस चैप्टर में आप बोल सकते हैं 4 से 5 नहीं तो मतलब फिक्स है, उससे 3 नंबर के क्वेश्चन तो आते हैं और संख्या बढ़ भी सकती है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना एक अलग से, इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है वो पूरा डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें जानते हैं इस चैप्टर में आएंगे इस तरीके से क्वेश्चन, क्या होता है जब इसकी क्रिया इससे करवाते हैं। जैसे क्या होता है जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, जल बनता है। और बोला जाएगा इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, या फिर किसी क्वेश्चन में यहाँ ये 2 ना दे करके यहाँ 2 ना दे करके ऐसे H2 + O2 गिव अस H2O ऐसे दे देगा और आपसे बोलेगा इस समीकरण को संतुलित करिए। मैं यहाँ रिएक्शन बहुत आसान बता रही हूँ, लेकिन इसमें आधा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इस पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा डिटेल से बताऊंगी, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस पे। तो इसके बाद अब हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, क्या चलिए इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। ये संयोजन अभिक्रिया क्या है? इसे या तो संयोजन दिया जाएगा नहीं तो योगात्मक दे दिया जाएगा, दोनों का मतलब एक है और नाम से भी कंफर्म हो रहा है किसी चीज का मिलना जुड़ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक चीजें रहेंगी मिलकर के किसी एक चीज का निर्माण कर देंगी। एकल मतलब होता है एक। ठीक है, जैसे इसका सामान्य सा सूत्र हम लिखना चाहें तो जैसे ए और बी 2 अलग अलग चीजें थे मिलकर के एक चीज बना दी, क्या? ए बी। अब इसके ये कुछ एग्जाम्पल है, ये है कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जल से अक्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, अगर ये रिएक्शन टफ लगे भैया तो जो आसान रिएक्शन आप वही याद करिएगा, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया जब संयोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन बोला जाएगा लिखने को तो ये नहीं बोलेगा टफ रिएक्शन लिखो, वो कुछ नहीं बस बोलेगा इसकी परिभाषा लिखिए, 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक, तो आप कोशिश करो आसान आसान एग्जाम्पल याद करो। वैसे ये एग्जाम्पल बहुत टफ नहीं है, आसान ही है, लेकिन अगर आपको और भी आसान चाहिए तो आप ये याद कर लो, ये वाला याद कर लो। इससे भी आसान एक याद कर लो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इतने सारे रिएक्शन है, आप कोई सा 2 रिएक्शन याद कर लो और इसको सामान्य सा लिखने का सूत्र याद कर लो, तो ये काम हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो अगली अभिक्रिया आती है वो है अपघटन अभिक्रिया। तो हम समझते हैं दूसरी अभिक्रिया जिसका नाम है क्या? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन
इसी को बोला जाता है वियोजन। वियोजन, ठीक है। अच्छा, अपघटन वियोजन नाम से कुछ कंफर्म हो रहा है? वियोजित होना, टूटना, वियोग होना, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, कोई एक पदार्थ रहेगा, वो टूट जाएगा छोटे छोटे दो या तीन पदार्थों में। इसमें क्या हुआ था, दो तीन पदार्थ थे, दो या दो से अधिक पदार्थ थे, मिलकर के एक बन गए थे। इसमें क्या होगा, एक रहेगा टूट करके दो या तीन बन जाएगा। तो वियोजन अक्रिया क्या है? आप बोलेंगे ऐसी रासायनिक अक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें कोई पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। इसमें क्या होगा, कोई एक पदार्थ रहेगा वो टूट जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। जैसे ए बी है, सामान्य सा सूत्र लिख रहे हैं, ए बी है, ये टूट जाए ए प्लस बी में, ठीक। या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट जाए CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये किसमें किसमें टूटा है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम तो जान ही गए इसमें क्या मतलब। साथ में क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है ना, ये तीन प्रकार की होने वाली, और इसके तीनों टाइप ना बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम समझ रहे आगे, आप इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, इन सब चीजों को ना आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, उसको बेहतरीन तरीके से रिवाइज करते चलिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाले, ठीक है। तो अगले टॉपिक हम क्या देखने वाले हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ये तीन प्रकार के होने वाले हैं। पहला हम देखते हैं उष्मीय वियोजन। देखो, वियोजन लिखो चाहे अपघटन बाद लिखो, उष्मीय वियोजन। दूसरा कौन सा देखने वाले हैं, एक होगा प्रकाशीय और एक होगा विद्युतीय। विद्युतीय अपघटन, और कौन सा, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। समझते हैं ये क्या है। देखो, सबसे पहले तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, इसमें कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा, ठीक है। अब वो जो पदार्थ का टूटना है, वो जो पदार्थ टूटेगा, अगर उसे गर्म करने पे टूटेगा तो उसे हम बोल देंगे उष्मीय वियोजन। उष्मा के माध्यम से टूटेगा तो उष्मीय वियोजन, विद्युत के माध्यम से, करंट के माध्यम से टूटेगा तो विद्युतीय वियोजन, और अगर प्रकाश देने पे टूटा तो प्रकाशीय अपघटन या फिर प्रकाशीय वियोजन। कोई दिक्कत? तो जो आप डेफिनेशन याद किए थे वियोजन की, डेफिनेशन वही रहने दीजिए, बस उसमें क्या लगाएंगे, उष्मा, विद्युत और प्रकाश। तो लिखना कैसे, मैं एक की डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, बाकी की डेफिनेशन उसी के जैसे होगी ना। चलिए मैं उसमें वियोजन की डेफिनेशन लिख दे रही हूँ। इसमें आप क्या बोलेंगे, ऐसी अपघटन अभिक्रिया। देखो भैया, अपघटन वियोजन से कंफ्यूज मत होना आप, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो उष्मा के कारण होती है, उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ये वाला आप बोल दीजिएगा ऐसी अपघटन अक्रिया जो विद्युत के माध्यम से होती है, विद्युतीय अपघटन कहते हैं। ऐसी रासायनिक अक्रिया जो प्रकाश के माध्यम से होती है, प्रकाशीय अपघटन कहते हैं, ठीक है। अब मैं समझ लेती हूँ इनका एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले इसमें लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल बताया गया था, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हमें क्या करना है, उष्मा देना है। क्या देना भैया, उष्मा। देखो, उष्मा को ना ऐसे भी दिखा देते हैं, इसका मतलब है उष्मा दे रहे हैं, इसे गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। कभी सोचते हैं डेल्टा पे आ गया, इसका मतलब कि आप उसे हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यहाँ क्या आएगा, CaO प्लस CO2। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कुछ देर पहले लिखा था मैंने इसको,
कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है भैया, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके बगल में क्या बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। आ जाते हैं विद्युतीय अपघटन, इसका कोई एग्जांपल, हाँ विद्युतीय अपघटन में एक चीज आप याद रखेंगे, विद्युतीय अपघटन जब भी होगा ये हमेशा विलयन के फॉर्मेट में होगा। जो भी चीज रहेगी, जैसे अगर इसको गर्म करना है तो इसको पानी में घोल के नहीं गर्म करना, इसको ऐसे ही हीट कर देना। लेकिन जब भी आप विद्युतीय अपघटन कराएंगे वो चीज पानी में घुली हुई होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। आप इसको याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आया विद्युतीय अपघटन के लिए कौन सा स्टेट होगा, तो याद रखेंगे ये हमेशा विलयन के फॉर्मेट में होता है ना, विद्युतीय अपघटन विलयन की अवस्था में होता है, विलयन में, तो जब भी होगा ये विलयन है। ठीक है, इसमें रिएक्शन जैसे हो गया H2O, इसमें आप क्या करेंगे, करंट डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। विद्युत डालने से क्या होगा, ये दो चीजों में टूट जाएगा, H2 और O2। और अभी आप रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एक है, दो चाहिए तो यहाँ दो करना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ दो। ठीक है, इसका क्या हो गया, विद्युतीय वियोजन। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं क्या, प्रकाशीय वियोजन। इस वो अपघटन अब जो किसके माध्यम से होगी, प्रकाश के माध्यम से होगी। इसका एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, पूछा भी जाता है, वो है AgCl, और इसे रखा जाएगा प्रकाश में। जैसे इसे प्रकाश में रखेंगे तुरंत इसका अपघटन होगा और ये दो चीजों में टूट जाएगा, Ag में और Cl में, Cl2, यहाँ दो क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन। बैलेंस करने के लिए हम नीचे लिख नहीं सकते, हमें लिखना पड़ेगा आगे। तो यहाँ Ag कितना हो गया, दो, इसे भी कर देंगे क्या बैलेंस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। बना क्या क्या है, बना है सिल्वर और साथ में क्या बना है, क्लोरीन गैस। अच्छा गैस है, जिसको ऐसे कर देते, इसका इस एरो का मतलब क्या है, ये गैस अवस्था में है और ये बाहर में चला गया। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया के बाद अगला टॉपिक देखते हैं, अगली कौन सी अभिक्रिया आती है। अभी हम दो चीजें समझ चुके हैं ना, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। इतने रिएक्शन है, ठीक है, इन्हें आप अच्छे से नोट करिए, तुरंत मैं अगला टॉपिक बता दी। हम अगली अभिक्रिया समझते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी है भैया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, अभिक्रिया में भी ये इंपॉर्टेंट है, बस सारी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट, लेकिन ये और भी ज्यादा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें ना एक नंबर के क्वेश्चन बड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन किसी दूसरे का स्थान लेना। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होगा क्या, कोई यौगिक रहेगा, कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का जगह ले लेगा और उसको वहां से हटा देगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप समझिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह स्वयं ले लेता है। ठीक है, इसमें होगा क्या, कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ रहेगा वो कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन में से हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, बताते जैसे, जैसे Zn प्लस CuSO4। ठीक है, ये इससे रिएक्ट करेगा, ये विलियन के फॉर्मेट में है, यहाँ पे लिखते हैं एक क्वेश्चन, इसका मतलब है विलियन। ये Zn क्या करेगा, यहाँ से Cu को हटाएगा और खुद इसकी जगह लेगा और बनेगा क्या, ZnSO4 और साथ में क्या बन जाएगा, Cu। तो Zn ने क्या किया, यहाँ से Cu को हटाया, इसकी जगह लिया और Cu को यहाँ से कर दिया बाहर। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने जो लिखा है, इसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से हटा देगा। अब कौन सा अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है, ये कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए ना एक टॉपिक आता है सक्रियता थ्योरी।
जो कि चैप्टर नंबर 3 में है, वहां डिटेल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ भी थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि बिना उसे समझे आप रासायनिक अभिक्रिया, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं वो थोड़ा सा समझाती हूँ सक्रियता श्रेणी में। ऊपर वाली चीजें आप लिख चुके होंगे। ठीक है, ठीक है, फिर इसे मिटा देते हैं। थोड़ा सा सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी में आप याद रखेंगे क्रम क्या होता है इनका। एक क्रम होता है जो एक ट्रिक के थ्रू मैं याद करवा दूंगी। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मांगे एलजी, कनक मांगे एलजी, फिर लेड है, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। याद करने का तरीका है, देखो पोटेशियम ऐसे याद कर लीजिए, कनक, कनक, इसको याद कर लीजिए मांगे एल जी, कनक मांगे एल जी, फिर लेड है। भाई इसके बाद तो मैं सीधा याद कर ली हूँ, आप लोग भी सीधा याद कर लो, चाहे इसके लिए कुछ ट्रिक बना लो। वैसे भी इसको याद कर लो, कापर मरकरी सिल्वर, 2 3 4 बार बोलिए आपका हो जाएगा ये, कापर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कापर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कापर मरकरी सिल्वर गोल्ड। ऊपर से कनक मांगे एल जी, फिर लेड है, कनक मांगे एल जी, फिर लेड है, कापर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कनक मांगे एल जी, फिर लेड है, कापर मरकरी सिल्वर गोल्ड। 3 4 बार बोलेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, कनक से पहले आ जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, वो फेरस, और उसके बाद लेड। देखो लेड की जगह पे मैंने पीवी लिखा, पीवी मतलब खींचा लेड। उसके बाद हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब इसमें जानते हैं क्या होगा, जो ऊपर है ना ये अधिक क्रियाशील है। ऊपर वाले कैसे हैं, अधिक क्रियाशील। ऊपर वाले कैसे भैया, अधिक क्रियाशील। और जो नीचे है ये कैसे हैं, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। तो आप इसे समझ करके प्रतिस्थापन क्रिया को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाली चीजें हैं ये नीचे वाले को हटा देंगे। देखो अभी जो मैंने रिएक्शन लिया था, जडियन इसमें कहाँ था, ऊपर, और सीयू कहाँ था, नीचे। तो इस जडियन ने किसको हटा दिया था, सीयू। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे थोड़ा सा उल्टा लिखना चाहूँ, समझो, अगर मैं ऐसे लिख दू सीयू जडियन एसओ4, और मैं आपसे बोलूँ क्या ये रिएक्शन हो सकता है, भैया सीयू नीचे है, जडियन ऊपर है, नीचे वाला ऊपर वाले को हटा ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, तो ये इससे हटा नहीं पाएगा। तो इसमें होगा क्या, नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार ऐसे करके, अभिक्रिया होगा कि नहीं होगी अभिक्रिया, अगर ये होगा तो अभिक्रिया होगी, और ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में एक दो एग्जाम्पल आप निमन से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये किया था। आप कुछ और ले लो, जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम, ले लो कैल्शियम, ले लो मैग्नीशियम, ले लो। चलो हम क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम, और इसी तरह किससे करवा देते हैं, H2SO4 से करवा देते हैं। आप बताओ मैग्नीशियम इसको हटा पाएगा, मैग्नीशियम H2SO4 में से हाइड्रोजन को हटा पाएगा, बिल्कुल हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है नीचे और मैग्नीशियम है ऊपर। ये इसको हटाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgSO4, और साथ में क्या बन जाएंगे भैया, H2। हाइड्रोजन यहाँ से बाहर और Mg जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक, चलिए प्रतिस्थापन अक्रिया हो गई। प्रतिस्थापन अक्रिया के बाद, और हाँ इस चीज को नोट कर लेंगे, इसे हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। इसे हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। इसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में फिर से बताया जाएगा, और वहां डिटेल में चीजें बताई जाएंगी। और अभी के लिए आप इसको ऐसे याद कर लो, कनक मांगे एलजी, फिर लेड है, कापर मरकरी सिल्वर गोल्ड। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद हम क्या देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। देखो द्विविस्थापन अक्रिया में क्या होगा, प्रतिस्थापन में क्या हुआ था, कोई एक था गया था दूसरे का स्थान ले लिया था, बस। इसमें द्विविस्थापन, कोई एक जाएगा दूसरे का लेगा, दूसरा आएगा पहले का लेगा, डबल हो जाएगा। ये जाएगा दूसरे का लेगा, दूसरा आएगा पहले का लेगा। ठीक है, तो द्विविस्थापन अक्रिया की नॉर्मल से डेफिनेशन आप इसमें बोल सकते हैं, ऐसी रासायनिक अक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की आयनों की अदला बदली उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन से अभिक्रिया कहते हैं? उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें देखो, जैसे इसमें रिएक्शन लेते हैं हम क्या, BaCl2, और इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, Na2SO4। ठीक है, इसमें होगा क्या, ये प्लस आयन माइनस आयन में टूटेगा, Ba2+ और Cl सिंगल माइनस, लेकिन यहाँ पे Cl की संख्या 2। वैसे ये टूट जाएगा किसमें, Na+, लेकिन इसकी संख्या 2, इसकी भी संख्या 2। ये किसमें टूटेगा, SO4-, वो भी 2 माइनस। ठीक है, किस पे कितना प्लस होता है, किस में माइनस होता है, ये जब कल की वीडियो हम देखेंगे, जिसमें हम ये समझने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो संतुलित करना समझाने से पहले हम ये बताएंगे ये जो कंपाउंड बनते हैं कैसे कैसे मिलकर के ये बन जाते हैं। ठीक है, किस पे कितने आयन होते हैं वो सब याद करवाए जाएंगे और उसके बाद चीजों को समझेंगे। पर अभी के लिए जानो, अगर ये प्लस में ये माइनस में कोई भी यौगिक प्लस माइनस से मिलकर बनेगा, जिसे आयनिक यौगिक बोलेंगे, तो वो प्लस और माइनस में टूटेगा और ऐसे करके रिएक्शन होने वाले, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा। तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, देखो यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 2 माइनस, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो बन क्या जाएगा, यहाँ बन जाएगा BaSO4 और साथ में क्या बन जाएगा, Na और Cl मिल करके बन जाएंगे NaCl। और ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इस पे एक और रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे CuSO4 और इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये टूटेगा भाई, ये किस में टूटेगा, Cu 2+ और SO4 2 माइनस। ये भी टूटेगा किस में, Na+ और OH-, लेकिन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो +2 है, इधर भी 2 प्लस चाहिए, यहाँ तो 2 हो नहीं सकता। एक काम करते, सोडियम को ही दे लेते, एक रहेगा, एक मिलके 2, और इसको भी अगर ये 2 होगा भाई तो ये भी 2 हो जाएगा। अब इसका माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा और इसका प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे और इसे जोड़ते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या, देखो ये सोडियम कितने हैं, 2, और SO4 कितना है, 1। ये जो ऊपर लिखा गया भैया ये आयन है, परमाणुओं की संख्या सामने लिखी गई होगी। यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, SO4 कितना है, 1। अच्छा, इनमें देखो तो कापर कितना है, 1, ये तो आयन है ना, कापर है 1, और OH कितना है, OH है 2, तो OH 2 और कापर 1। धन वाले को पहले लिखना है, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे CuOH, और यहाँ लिखेंगे होल ट्वाइस, क्योंकि OH की संख्या 2 है। अगर मैं ये ब्रेकेट ना लगाऊं, सिर्फ 2 लिखूं, तो वो 2 सिर्फ H का होगा, ऑक्सीजन का नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरे का चाहिए, तो मैंने क्या लगा दिया ब्रेकेट, CuOH का होल ट्वाइस इसे बोलते हैं, 3 होता तो थ्राइस बोलते। ठीक है, ये हो जाएगा CuOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या बन जाएगा भैया, इसके जो बचे हुए थे क्या क्या, इधर का ये प्लस और इधर का ये माइनस, सोडियम कितने, 2, तो ये बन जाएगा ऐसे Na2 और क्या, SO4। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इनका नाम लिखना है तो लिख लीजिए, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। इसका नाम हो गया कॉपर सल्फेट। ये क्या है भाई, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में ये क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, वैसे इसका नाम क्या लिख सकते हैं, ये है बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख देते हैं बेरियम सल्फेट। और ये क्या बना भाई, साथ में सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। इसमें क्या बोला गया, बस जो इसमें प्लस माइनस आयन है वो सिर्फ उनका
अदला बदली हो जाता है, इसका प्लस इसके वाले के साथ चला जाएगा, जैसे यहाँ प्लस था तो ये वाला आके यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ प्लस था इसके प्लस की जगह पे ये वाला आके जुड़ जाएगा ना। इसमें आयनों की अदला बदली होती है। दो रिएक्शन याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसे बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया के बाद हम देखते हैं अगली अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकले, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया, जैसे नाम से कंफर्म हो रहा है कि चीज का शोषण करना, सोखना। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, जिसमें उष्मा ली जाए वो हो गई उष्मा शोषी, और जिसमें उष्मा दी जाए वो क्या हो जाए, क्या हो जाएगी? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, CaO। CaO, इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हमें किससे करवानी है? जल से। तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम क्या बोलेंगे भैया? कैल्शियम ऑक्साइड। ये किससे अभिक्रिया किया? जल से। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन आप लोगों ने भी देखा होगा। इसे बोलते हैं ना बिना बुझा चूना, या फिर कली चूना बोल सकते हैं। और इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। देखो और साथ में साथ भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट उष्मा, ये तो बताना ही बताना, इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलने वाली है, ठीक है। उष्मा क्षेत्र में उष्मा निकलेगा। ये रिएक्शन घर पे देखे होंगे, कली चूना। ये चूना घर में जब पुताई वगैरह होती है तब ये चूना आता है, बुझा हुआ चूना, सॉलिड फॉर्मेट में होता है। अगर इसे पानी में डालते तो देखते होंगे वो बलने सा खोलने सा लगता है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में आपने उसे हीट नहीं दिया, वो जल से अभिक्रिया करके खुद से रिएक्ट करके हीट आपको दे रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें उष्मा अपने आप उत्पन्न हो रही है। देखिए कि नहीं? देख लीजिएगा जाके। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि बुझा हुआ चूना होगा, और उसके साथ साथ आपको हीट भी मिलेगी, ठीक है। उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया के और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे कोयले का जलना, या फिर किसी भी चीज का दहन। आप किसी चीज को जलाएंगे, आप देखेंगे उसमें क्या मिलेगी आपको? उष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिलेगी आपको? उष्मा। अच्छा, ये कौन सी अभिक्रिया है? इसे बोलते हैं कोयले का दहन। क्या बोलते हैं भैया? कोयले का दहन। एक तो ये अभिक्रिया हो गई। इसके साथ ना इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जाता है। श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, मतलब इसमें उष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। जिसके कारण ना ये वैसे बायो का यहाँ भी मिल गया है, बायो में भी ये चीज मिलेगा दोबारा से, तो वहां भी इसको बता दिया जाएगा। श्वसन एक प्रकार की उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि भोजन के पाचन वगैरह के बाद जो हमारे शरीर में जो गर्माहट, जो हीट मिलती है, वो हमें इसी के थ्रू मिलती है। भोजन के पाचन के बाद जो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी के साथ साथ हमें उष्मीय ऊर्जा भी मिलती है, ठीक है। तो जब श्वसन एक प्रकार की कैसे अभिक्रिया हो गई? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद हम आ जाते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये क्या है भैया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, उसे हम बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल बड़ा आसान है, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसे उष्मा देते हैं ना, हीट करते हैं, आप याद करिए उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन उष्मा देने के हुआ था, तो जो उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल था उसको आप इसी में याद कर लीजिए। दोनों का एग्जाम्पल एक जैसा। यहाँ क्या बन जाएगा? CaO, और साथ में क्या बनता है? CO2। ये क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या था भैया? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये क्या बना है? कैल्शियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बना हुआ है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। इस पे और कोई एग्जांपल ले ले? चलो ले लेते हैं। KClO3। इसे गर्म करने पे ये KCl और साथ में O2 में टूट जाता है। KClO3 क्या बन? KClO3 भैया, यहाँ पे होता है KClO3, यहाँ पे 2। अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 3 है ऑक्सीजन, यहाँ 3 है ऑक्सीजन, यहाँ 2 है। तो अगर मैं यहाँ 3 कर दूं, ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। यहाँ भी मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा। देखो मैं ये रिएक्शन को बैलेंस कर रही हूँ, जो कि कल आगे के वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है।
अभी देखो पोटेशियम कितना था 2, यहाँ भी 2, क्लोरीन कितना था 2, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना था 3 दूना 6, ऑक्सीजन यहाँ कितना 3 दूना 6। तो रिएक्शन बैलेंस है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट ये टूट गया किसमें भैया? पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में क्या बना है? ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड और साथ में क्या बन गया है? ऑक्सीजन। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बाद इसमें दो रिएक्शन और एक दो प्रकार और बाकी है। एक है इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक है अपचयन अभिक्रिया और फिर एक है रेडॉक्स अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ये 3 रिएक्शन बाकी बचे हुए हैं और इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, तो पहले आप इस पे स्क्रीनशॉट लेते हो, चाहे वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लो। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं अपचयन। कंफ्यूज नहीं होना है, ये है उपचयन और ये क्या है? अपचयन। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसे बोलते हैं रिडक्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है, या फिर अंतर ही पूछ लिया तो याद रखेंगे चीजों को। ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है। या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, दोनों ही दशाओं में क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, इसमें एक मेन टॉपिक याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब भी ये रिएक्शन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक भैया। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फर ऑक्सीजन से जुड़ गया, क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सीजन हो गया। देखो पहला क्या पढ़े थे आप पॉइंट? ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन के जुड़ने के 2 एग्जाम्पल हो गए। जरूरी नहीं आप चारों एग्जाम्पल लिखे, पर आप जानते रहिए, 2 लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। तो ये दोनों किसको दिखा रहे थे? रिएक्शन ऑक्सीजन के जुड़ने को। फिर अगला क्या है? हाइड्रोजन का बाहर निकलना। देखो ये रिएक्शन हाइड्रोजन बाहर निकलने को दिखा रहा है। यहाँ क्या था? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, H2S में से S बाहर हो गया, फिर हाइड्रोजन बाहर हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन और सल्फर। तो पहले ये जो भी था इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो ये कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है। और अगला पॉइंट क्या था इसमें? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना। जैसे सोडियम है, अच्छा सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भैया? 11। तो सबसे पहले ऑर्बिट में 2 आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा। सोडियम 11 होता है, तो पहले में कितना आ गया? 2, 8, 8 2 मिलके 10, एक बचा हुआ है ना। अच्छा कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर पहला है तो 2 ही रह जाए, अगर उसके अलावा पहले के अलावा कोई ऑर्बिट है तो 8 इलेक्ट्रॉन सभी लोग चाहते हैं आज तक पूरा हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो सोडियम सोचेगा किसी को एक दे दिया जाए। अच्छा ये क्या है? ये एक है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तब तक ये न्यूट्रल था, जब तक ये सोडियम था तब तक इस पर कोई चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर 11 प्लस प्रोटॉन और 11 माइनस न्यूट्रॉन। जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे कम होता है ना, इसका एक प्रोटॉन इस पे हावी। तुम सोचो इससे कितने थे? 11 थे, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, दोनों कैसे कैसे थे? बराबर। 11 प्लस था, 11 माइनस था। अब इस एक 11 में से एक माइनस कम हो गया, तो माइनस कितने बच गए? 10। और इधर प्लस वाले कितना बच गए? 11। सोचो -10 11, और ये कितने प्लस में है, तो यहाँ से इसमें से एक ये फालतू बचेगा ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यानी 1 प्लस। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन। देखो अगर मैं इधर प्लस लिखी हूँ ना, ये मत सोचना इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, जुड़ नहीं रहा भैया। इधर पहले सोडियम अकेले था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बाहर हो रहा है और यहाँ ये सोडियम बच रहा है। ठीक है, तो इसके कैसा प्लस आ गया? प्लस चार्ज आ गया। और यहाँ पे क्या था? न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी ऑक्सीकरण। आप ये भी बोल सकते हैं धन का बढ़ना, प्लस चार्ज का बढ़ना भी ऑक्सीकरण। देखो यहाँ 0 था, यहाँ एक प्लस आ गया, तो प्लस का बढ़ना भी ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप नॉर्मल सीखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कराता है। ठीक है, इसके अलावा आप इस कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी कर सकते ना। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से क्या होता है? धन आवेश में वृद्धि होती है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल ऑक्सीजन के जुड़ने का है, ये एग्जाम्पल धन आवेश में वृद्धि का है, ये एग्जाम्पल हाइड्रोजन के बाहर निकलने का है। तीनों ही दशाओं में ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है
आप 2 एग्जाम्पल याद करिए, लिख के चले आइएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो एक नंबर में जो क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं उनके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं किस पे, अपचयन अक्रिया पे। अपचयन अक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ता है। इसका उल्टा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन बाहर, इसमें ऑक्सीजन बाहर और हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, देखो जो काम हाइड्रोजन कर रहा होगा वही काम इलेक्ट्रॉन भी कर रहा होगा। इसमें हाइड्रोजन क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी जुड़ने वाला काम कर देगा। इसमें हाइड्रोजन क्या कर रहा था, बाहर हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या काम कर देगा, बाहर। ठीक, चलो यहाँ पे मैंने लिया Fe2O3 और इसी के लिए किससे करवा दिया, हाइड्रोजन से। इसमें देखो, इस फेरस ऑक्साइड में क्या था, ऑक्सीजन था। अभी यहाँ से ऑक्सीजन बाहर हो गया। आप बताइए ऑक्सीजन का बाहर होना क्या कहलाता है, रिडक्शन, अपचयन ना। ऑक्सीजन का बाहर होना क्या कहलाता है, अपचयन। तो यह एक प्रकार की कैसी अक्रिया हो गई, अपचयन। रिएक्शन कैसे हुआ है, यहाँ से जो O3 था ये बाहर निकला और यहाँ से जो H2 था, उस H2 के साथ ये ऑक्सीजन मिल करके क्या बना दिया, H2O। इसे बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ 3 था, 3 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 1 पड़ रहा था, तो यहाँ मैंने 3 कर दिया। आराम से बताती रिएक्शन, देखो अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं ना, हमें इसे बैलेंस करना। देखो ये कितना था, 2 है, फेरस कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, इसे 2 करना पड़ेगा हमें, ठीक। अगली चीज, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। तो यहाँ 3 है, मुझे यहाँ भी 3 करना होगा, तो यहाँ तो हम लिख नहीं सकते, जब भी लिखना पड़ेगा आगे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने कर दिया 3। अब बताओ ऑक्सीजन इधर 3, इधर भी ऑक्सीजन कितना, 3। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ कर देंगे 3, 3 दूना हाइड्रोजन हो जाएगा। बताओ समझ में आया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी क्या हो गया, अपचयन। ये वाला किसको दिखा रहा है, हाइड्रोजन के जुड़ने को, देखो बैलेंस करना था। पहले ये रिएक्शन ऐसे रहा होगा, N2H2 मिल करके यानी H3 फिक्स कंपाउंड है, यही बनते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1। तो इसे बैलेंस करने के चक्कर मुझे यहाँ कितना करना पड़ जाएगा, 2। अभी हाइड्रोजन यहाँ कितना, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6। तो यहाँ मुझे 3 करना पड़ेगा ताकि ये 3 दूना 6 हो जाए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया। एक और था, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। देखो Cu यहाँ कितना था, 2+, सोचो Cu2+ हुआ है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी, इसका 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया होगा, 2 प्रोटॉन हावी हो गए, 2 प्लस चार्ज ज्यादा है। अगर मैं इसको कहीं से ला करके 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। देते ही ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को बैलेंस करके क्या बन गई, Cu। तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर जो धनावेश है वो कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेश है, तो आकर के धनावेश को तो कम करेगा, तो धनावेश को कम कर देता है और ऐसे में हो क्या जाता है उसका, अपचयन। तो ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, समझ में आया। इसको अगर आप बढ़िया से समझ लेंगे, इसके बाद एक नई अक्रिया का प्रकार आता है, वो है रिडॉक्स अक्रिया, वो भी समझ में आएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको रिडॉक्स अक्रिया क्या होती है। देखते हैं रेडॉक्स अक्रिया, इसे हम बोलते हैं अपचयन उपचयन अक्रिया। देखो अभी आपने पढ़ा ऑक्सीकरण अक्रिया क्या होता है, अपचयन अक्रिया क्या होता है। अब एक काम करते हैं ना, वो ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण बोलते क्या, उपचयन अपचयन, दोनों को मिला करके देखते एक साथ, ठीक है। इस अक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। जानते हैं इसमें इससे भी ज्यादा एक टॉप पॉइंट आता है, ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है, एक नंबर में पहचानने के लिए बोलता है, ठीक है। तो चलो देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें एक पदार्थ है CuO, कॉपर ऑक्साइड, और ये है हाइड्रोजन, आपस में रिएक्ट करके कॉपर बनाएगा, साथ में जल बनाएगा। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर। तो ऑक्सीजन का बाहर होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का बाहर होना क्या कहलाएगा, अपचयन। अच्छा ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। यहाँ आप ध्यान दो, हाइड्रोजन यहाँ अकेले था, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ के क्या बन गया, H2O। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जबकि CuO इसमें ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर हो गया, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। ध्यान दो यहाँ दोनों चीजें साथ साथ हो गई, इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन हो गया बाहर, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। और कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोलो चाहे उपचयन बोलो, देखो यहाँ 2 चीजें हो रही, सबसे पहले CuO से Cu बन रहा है, इसका क्या हो रहा है भैया, इसका हो रहा है अपचयन, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन से क्या बन गया, जल, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण।
वैसे नीचे वाले में देखिए, यहाँ PbO से ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, इसका क्या हो गया? अपचयन। इसका क्या हो गया? अपचयन। जबकि इसमें ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका क्या हो गया फिर? ऑक्सीकरण। ठीक है। इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूछा जाता है आपसे, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और पूछा जाता है अपचायक। ठीक है। ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, ऐसे रिएक्शन दे देगा और आपसे बोलेगा आप पहचानिए इसमें से कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है। बहुत आसान है, देखो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। जिसका अपचयन होता है, किसका अपचयन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक बोलते, उल्टा अपचयन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। अच्छा, इसका क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण होगा तो बोलेंगे आप वो पदार्थ अपचायक होगा। ठीक। जिस पदार्थ का अपचयन होगा आप बोलेंगे वो पदार्थ कैसा होगा? ऑक्सीकारक। तो यहाँ CuO का क्या हो रहा था? अपचयन। तो CuO जानते हैं क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक। तो यहाँ पे अपचायक क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा? सही। इसमें देखो PbO का क्या हुआ? अपचयन। जिसका अपचयन होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। ठीक है। और जिसका, और जिसका क्या, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या बोलेंगे? अपचायक। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? आप इसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से नोट्स में लिख लीजिएगा, उसे रिवाइज कर लीजिएगा। आगे की क्लास में हम मिलते हैं। आज की क्लास में हम सीखे हैं रासायनिक अभिक्रिया के पूरे टाइप्स। ठीक है। कल की क्लास में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और इसमें दो टॉपिक बचे हैं, एक है संक्षारक और है विकृत गणित। इस पर एक टॉपिक और एक वीडियो और आएगा और ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।